जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग शियार के साथ इनर डिसाइपल की गैदरिंग में पहुंच चुका है, जहां पर वेट यान जियांग को सबके सामने जलील करने लगा। उसने यान जियांग की ब्रोकन मेरिडियन और ब्लड लाइन के बारे में सबको बता दिया, जो सुनते साथ ही शियार ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर पहुँच गया वेलिन, जो कि इस सिटी की प्रोमिनेंट रैम्पेज गैंग का मेंबर है। उसने वहाँ आते ही अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कई सारे डिसाइपल्स को बुली करना शुरू कर दिया। साथ ही बंदा शियार के साथ भी बदतमीजी करने लगा, जिसके चलते यान जियांग अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसे काफी अच्छे से सबक सिखा देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर वेजिन नाम के घमंडी बंदे की एंट्री हो गई। वो अपने सर्वेंट को बड़ी रूड तरीके से साइड में हटाते हुए सिटी लॉर्ड के पास पहुँच गया। तो सिटी लॉर्ड जो से बताता है, वेजिन तुम्हें अपना ये रवैया कंट्रोल में रखना होगा। हमारी सिटी की मार्क्विस सॉन्ग को ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए जब एल्डर सॉन्गशिया यहाँ पर आएंगे तब उनके सामने अच्छे से बर्ताव करना। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं, फिर तो मैं सिटी लॉर्ड होकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो वेजिन तुरंत ही सिटी लॉर्ड जू के सामने माफी मांगते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, अब तो मैं उस सॉन्गशिया के सामने काफी अच्छे से पेश आऊंगा। और उतने में इस सॉन्ग फैमिली की कैरेज वहाँ पर पहुँच गई। दरअसल सिटी लॉर्ड उन्हीं के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था, और अब एल्डर सॉन्गशिया की वहाँ आते ही सिटी लॉर्ड जू उनका स्वागत करने लगा। गाइस, ये एल्डर वही है जिनकी यान जियांग ने कुछ दिनों पहले जान बचाई थी। साथ ही साथ उसने कियानशुई की 9 इन थंडर बॉडी के बैकलैश को भी सप्रेस किया था। अब यहाँ पर एल्डर सॉन्गशिया सिटी लॉर्ड जू को बताने लगे कि आज मैं कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया, बल्कि हम दोनों तो यहाँ पर एक ट्रिप पर आए थे। जो सुनते साथ ही वेजिन तुरंत ही सामने आकर एल्डर सॉन्गशिया को ग्रीट करने लगा। दरअसल ये बंदा रैम्पेज गैंग का लीडर है और इसी वजह से इसका बर्ताव काफी ज्यादा रूड था। भले ही वेजिन एल्डर सॉन्गशिया के सामने काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था, हालांकि एल्डर सॉन्गशिया और कियानशुई उसकी हरकतों से काफी अच्छे से वाकिफ थे। वहीं पर सिटी लॉर्ड जू कियानशुई की इलनेस के बारे में पूछ रहा था, तो एल्डर सॉन्गशिया उसे बताने लगी कि हेवंस की तो हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। दरअसल हम दोनों एक ट्रिप पर थे और इसी दरमियान हमारी एक यंग कल्टीवेटर से मुलाकात हुई। उसी बंदे ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए कियानशुई के इलनेस को काफी हद तक ठीक कर दिया। जो सुनते साथ ही सिटी लॉर्ड जू काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, अगर मिस कियानशुई का इलनेस क्योर हो गया तो वो कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को हासिल कर सकती। मैं तो हेवन से उनके लिए प्रे करूंगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही सिटी लॉर्ड जू बता रहा था कि आपके आने की खुशी पर मैंने ऑलरेडी दावत की प्रिपरेशन की है, तो प्लीज अंदर आकर दावत के मजे उठाएं। तो इन सभी लोगों का रवैया देखकर ही हमें पता चलता है कि एल्डर सॉन्गशिया कोई मामूली से एल्डर नहीं थे। उनकी मार्क्विस की पोजीशन काफी ज्यादा हायर लेवल की थी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम तांग फैमिली के हेड को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी शियार को काफी ज्यादा डांट रहे थे। उससे पूछते कि बताओ इनर डिसाइपल की गैदरिंग में ऐसा क्या हुआ जो तुमने वेलिन के साथ झगड़े किए। तो शियार अपने फादर को बताने लगी कि वो वेलिन एक नंबर का कमीना है, वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ड्रिंक पर बुलाना चाहता था, और फिर जब मैंने मना किया तो उसने दूसरे डिसाइपल्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ जीजा जी थे, वरना तो वो बंदा मेरे साथ जबरदस्ती करता। सीनियर यान जियांग ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वेलिन के साथ झगड़े किए। अगर सीनियर यान जियांग मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। हालांकि मास्टर टांग को तो अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं थी। उससे कह रहा था क्या तुम्हें नहीं पता वेलिन रैम्पेज गैंग का मेंबर है। रैम्पेज गैंग पूरी रेड मून सिटी पर डोमिनेट करती, और तुमने उसी खतरनाक बंदे को प्रोवोक किया। क्या तुमने सोचा है कि इसका हमारी फैमिली पर क्या असर होगा। जो सुनते साथ ही शियार अपने फादर पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि वेलिन ने ही पहला मुझे बुली किया था, और फिर सीनियर यान जियांग ने जो कुछ भी किया वो बस उसका जवाब था। हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप बेवजह हम पर गुस्सा मत कीजिए। जो सुनते साथ ही शियार की आंटी जुआन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी शियार पता नहीं तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो। भले ही वेलिन एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो तुम्हारे निकम्मे जीजाजी के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही उसकी फैमिली इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरी सिटी को डोमिनेट कर सकती, और तुमने बेवकूफो जैसे उसी बंदे के साथ पंगे किए। अब इसकी कीमत तो हमारी पूरी टांग फैमिली को चुकानी होगी। जो सुनते साथ ही शियार काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी आंटी आपने तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन देखो तो आप आउटसाइडर्स का सपोर्ट कर रही। जब वो वेलिन हमें हरास कर रहा था तब क्या हम
बस चुपचाप से तमाशा देखते। उतने में ही मास्टर टांग यांजियांग से कह रहे थे कि तुम्ही ने वेई लिन पर अटैक किया था, इसलिए अब तुम ही बताओगे कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। अगर मेरी टांग फैमिली को वेई फैमिली से जरा भी टॉर्चर हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। तो यांजियांग तुरंत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कहने लगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मसला मेरी वजह से हुआ तो मैं इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी वजह से आपकी टांग फैमिली को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर वे फैमिली के लोग आपसे मिलने आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। हालांकि यांजियांग का एटीट्यूड मास्टर टांग को जरा भी पसंद नहीं आया। उसे गुस्से में बता रहे थे कि तुमने तो वे फैमिली और रैम्पेज गैंग को काफी हल्के में लिया। उनके लिए तो तुम्हें खत्म करना किसी कीड़े को मारने के बराबर होगा, इसीलिए तुमने अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। मुकाबला वही करो जिसमें तुम्हारी जीत कंफर्म हो, और यहाँ पर तो मुझे तुम्हारी मौत साफ साफ नजर आ रही। उनकी बातें सुनकर यांजियांग को हंसी आ रही थी। वो मास्टर टांग से कह रहा था कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगर मैंने उस वेई लिन के साथ पंगे लेने की जरूरत दिखाई है तो मेरे पास जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि रैम्पेज गैंग जरूर से मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी, और मुझे उनसे कोई डर नहीं। जैसे मैंने वेई लिन को उसकी औकात याद दिलाई, वैसे ही मैं रैम्पेज गैंग को भी उसका स्टेटस दिखा दूंगा। वो लोग बेवजह अपने पावर्स का मिसयूज करते हुए दूसरों को बुली करते हैं, लेकिन अब उन्हें आईना दिखाने का वक्त आ चुका। खैर, अब आपके पास अगर कुछ और बोलने को नहीं है तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ बहस करके अपना प्रेशियस टाइम जाया करना नहीं चाहता। इतना कहते साथ ही यांजियांग वहाँ से निकल पड़ा। यहाँ पर बेचारी शियार यांजियांग को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। शियार को यही फील हो रहा था कि ये सारा मसला उसी की वजह से हुआ। अगर वो यांजियांग को इनर डिसाइपल की गैदरिंग में ना ले जाती तो शायद ये होता ही नहीं। वहीं पर उसकी आंटी जुआन अपने बड़े भाई को बताने लगी कि यांजियांग तो एक नंबर का घमंडी है, तुम बेवजह उसकी फिक्र मत करो, ये बंदा जिए या मरे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो सुनते साथ ही शियार काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो अपने फादर को बता रही थी कि आप सीनियर यांजियांग के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उन्होंने अगर वेलिन के साथ फाइट की तो वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते तो शायद आप उन्हें लूजर बोलते, और अब जबकि उन्होंने मेरा साथ दिया तो आप उन्हें बेवकूफ बोल रहे। ये तो सरासर गलत है। हालांकि शियार की बातें सुनकर मास्टर टांग काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हम ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हैं, और तुम हो कि एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी करती जा रही। पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। खैर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने का बस एक ही तरीका है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम मेंशन से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जो सुनती साथ ही शियार काफी ज्यादा अपसेट हो गई। वो तो चाहकर भी यांजियांग की कोई मदद नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हम जुआन के चेहरे पर स्माइल देख पाते हैं। ये बंदी चाहती थी कि यांजियांग को कोई बुरी तरह से हर्ट करे। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यांजियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने सेक्ट के हॉल में पहुंच चुका था। उसने देखा कि इंस्ट्रक्टर मोली उसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। वो यांजियांग से कह रहा था कि तुम तो क्लासेस के लिए लेट हो गए। हमारे सेक्ट में डिसाइपल्स का देरी से आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो यांजियांग भी उसे कूल एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगा कि माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा देरी से उठा। यहाँ पर मोली के साथ वेटियान भी मौजूद था, और इसे देखते ही यांजियांग को पता चल चुका है कि मोली उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला। तो अब आग में घी डालने के लिए वेटियान मोली से कहने लगा कि ये बंदा तो आपकी जरा भी इज्जत नहीं कर रहा। आज हमारी क्लास का पहला ही दिन था और ये लेट आया, और ऊपर से आपको ही तेवर दिखा रहा। मेरे ख्याल से इस बंदे को थोड़ा सा कसने की जरूरत है। जिस पर मोली कह रहा था कि हमारे सेक्ट में रूल्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बिना रूल्स के तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना हद से ज्यादा मुश्किल है। और यांजियांग, तुमने तो अपने पहले ही दिन क्लासेस को लेट कर दिया। मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि आगे चलकर तुम इस गलती को दोहरा ना पाओ। तो यांजियांग अपना हाथ रेज करते हुए इंस्ट्रक्टर मोली से कहने लगा कि मेरा बस एक सवाल है, अगर मैं आज की पनिशमेंट एक्सेप्ट करूं तो क्या आज मैं क्लासेस को स्किप कर सकता हूं? क्योंकि पनिशमेंट के बाद तो क्लासेस अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मोली कह रहा था कि एक बार तुम अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट तो कर लो, उसके बाद हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यांजियांग भी उसकी बात से पूरी तरह से राजी हो गया। यहाँ पर वेटियान ईवल स्माइल कर रहा था। उसे पता है कि यांजियांग की अब बैंड बजने वाली है। जिसके बाद हमें एक ट्रेनिंग अरीना दिखाया गया, जहाँ पर कुछ वॉर पपेट्स रखे हुए थे। इंस्ट्रक्टर मोली यांजियांग को बता रहा था कि अगर तुम 1 घंटे तक इन वॉर पपेट्स के अटैक को झेलते रहे तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा। साथ ही खुद को बचाने के लिए तुम इन वॉर पपेट्स पर भी अटैक कर सकते हो। जिस पर यांजियांग कह रहा था बहुत अच्छे, मैं बस उम्मीद करूंगा कि इंस्ट्रक्टर मोली अपने वादे को पूरा करे। इधर वेटियान काफी ज्यादा क्यूरियस होकर मोली से पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो ये वॉर पपेट
पपेट कितने पावरफुल है, जिस पर मोली जवाब देते हुए बताने लगा कि इन दोनों वॉर पपेट के पास गजब की कॉम्बैट पावर है। तुम इनकी पावर्स को 2 स्टार ग्रैंड मार्शल लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हो। इनके पास ब्रॉन्ज की बनी स्किल और आयरन के बोन्स है। अगर कोई 3 स्टार ग्रैंड मार्शल मास्टर लेवल वाला बंदा भी इनका मुकाबला करे तो भी वो इनके सामने हार जाएगा। जो सुनते साथ ही वेटियान का दिल तो गार्डन हो गया। उसे लग रहा था कि आज तो यान जियांग बुरी तरह से पिटने वाला है। यहाँ पर उन वॉर पपेट्स ने अपने अपने वेपन्स को निकाल लिया था। यान जियांग उनकी स्ट्रेंथ को भापते हुए सोचता है कि अब मुझे भी अपनी थोड़ी सी पावर रिवील करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं ये सब करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं बेवजह इन पपेट्स के हाथ तो बुरी तरह से घायल नहीं होना चाहता। और फिर यान जियांग ने अपनी सोड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत इन पपेट्स के हमलों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी सोड पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने उस वॉर पपेट का वेपन ही छीन लिया। ये देखकर तो मोली और वेटियान हद से ज्यादा हैरान हो गए। इधर यान जियांग उन पपेट्स के पाव पर अटैक करते हुए सीधा हवा में जंप लगा चुका था। उसने देखा कि इन वॉर पपेट्स के गले पर एक क्रिस्टल लगाया हुआ है, तो यान जियांग सीधा उसी क्रिस्टल पर वार कर चुका था और उसके ऐसा करते साथ ही वो पपेट बुरी तरह से डैमेज हो गए। यहाँ पर यान जियांग उन वॉर पपेट से कह रहा था कि चलो अब मैं तुम्हारी कमजोरी पकड़ चुका हूँ, तुम्हारा वीकनेस तो तुम्हारे गले पर है। अगर मैं तुम्हारे गले पर वार करूँ तो तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। यान जियांग की बातें सुनते ही वो दोनों वॉर पपेट्स अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर चुके। उन्होंने फटाफट से अपने वेपन्स को समन करते हुए सीधे यान जियांग पर एक साथ ही अटैक कर दिया, मगर यान जियांग ने समय रहते उन पपेट्स के अटैक को डॉज करते हुए सीधा उन पर काउंटर हमला कर दिया। उसकी सोड पावर इतनी ज्यादा शार्प थी कि उन दोनों वॉर पपेट्स के गले को बुरी तरह से डैमेज करने लगी। साथ ही साथ उनके गले पर लगा हुआ क्रिस्टल भी बुरी तरह से रिएक्ट करने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यान जियांग अपने अज़ूर टाइगर सील टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही उसके स्पिरिचुअल टाइगर्स बड़ी तेजी के साथ आकर उन पपेट्स पर हमला कर चुके। उन्होंने तो एक सेकंड के अंदर ही इन वॉर पपेट्स के चिथड़े उड़ा दिए थे। और अब उनका काम तमाम करने के बाद यान जियांग मोली के सामने आ जाता है। मोली को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अमेज होकर कह रहा था कि इन वॉर पपेट्स को हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पता नहीं यान जियांग ये कारनामा कैसे कर पाया। यहाँ पर यान जियांग एकदम खुश होकर बता रहा था कि मुझे तो लगा था कि ये पपेट्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास थे। इन्हें डैमेज करने के लिए मुझे तो जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच बताओ तो मैंने अपनी ताकत का 1% भी यूज नहीं किया और उतने में इनके चिथड़े उड़ गए। इधर वेटियान हैरान होकर कहने लगा कि मुझे तो लगा था इस बंदे की ब्लड लाइन शटर हो चुकी, मगर ये तो अचानक से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये दोनों डर के मारे पीछे हटी रहे थे कि तभी यान जियांग उनके करीब आ जाता है। वो इंस्ट्रक्टर मोली से कहने लगा कि सीनियर, क्या अब आप मुझे क्लास स्किप करने की परमिशन दे सकते हो? तो मोली घबराते हुए यान जियांग को बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुम कोई भी क्लास स्किप कर सकते हो। जो सुनते साथ ही यान जियांग मोली का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़ा। वो हॉल से बाहर आते ही अपनी मास्टर से पूछने लगा कि क्या हमने टियानियन माउंटेन में जाकर दोबारा से थंडर शैडो सोड आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सुनते साथ ही सोड फेरी तुरंत ही उसके सामने अपीयर हो गई। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी स्टार क्लाउड एकेडमी में ग्रेविटी चेम्बर मौजूद है? अगर यहाँ पर ग्रेविटी चेम्बर होगा तो हम वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस चेम्बर में प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी थंडर शैडो सोड आर्ट दुगनी इफेक्टिव होगी। अब यान जियांग के पास तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो फेरी से कहता है कि मुझे एल्डर हांग से बात करनी पड़ेगी, शायद वो इस मैटर में हमारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद यान जियांग तुरंत ही एल्डर हांग के मेंशन के सामने पहुंच गया, जहाँ पर हम एल्डर हांग के डायरेक्ट डिसाइपल टांग लिन को देख पाते हैं। वो तो यान जियांग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो यान जियांग से पूछता है कि बताओ तुम्हारी जैसा लूजर यहाँ पर क्या लेने आया? जिस पर यान जियांग कह रहा था, टांग लिन जरा जबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तुम तो बेवजह ही मुझे ह्यूमिलेट कर रहे। जिस पर टांगलिन कह रहा था कि शुक्र मनाओ, मैंने अभी तक तुम्हारी पिटाई नहीं की, मैं अब तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम्हारी वजह से मेरे मास्टर का कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी तुम्हारे साथ ठीक से बात भी नहीं की, तो फिर तुम बेवजह मेरे खिलाफ इतना ग्रज क्यों रखते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? शायद तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा मास्टर हांग भी मेरे सामने इज्जत से बात करता है। उसने भी आज तक मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं दिखाई। अगर तुम्हारे मास्टर से मेरे से इतनी फटती है तो बताओ मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे यान जियांग पर हमला करने के लिए जंप लगा चुका। वो कह रहा था कि मुझे तुमसे नफरत इसलिए है क्योंकि तुमने 01 के साथ शादी की। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।